और हमारी लैब बताता हूँ, कश्मीर से शुरू होती है, कन्याकुमारी तक लैब है। जो वोट देने जाते हैं ना, तो जो इंक लगाता है जो इंक लगाता है वो इंक CSIR नहीं दी। जहाँ रिस्क नहीं होता वहाँ तो सफलता वैसे ही नहीं होती। बच्चों, आप में भी क्यूरियोसिटी है कि नहीं है? CSIR 2 ही क्षेत्रों में काम नहीं करती है। एक पहला क्षेत्र है स्पेस, ठीक है। दूसरी एक और क्षेत्र है जहाँ हम काम नहीं करते, न्यूक्लियर। मेरा खुद का लेवल 11 है। आज के सेशन के फर्स्ट सेगमेंट का पहला क्वेश्चन सर के लिए बच्चों की तरफ से। सर, जब ये बच्चे इस तरह के प्रोग्राम्स में आते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम लोगों को इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं मिलते थे, तो मेरा पहला क्वेश्चन बच्चों की मीडियम से आपसे ये है कि इस तरह के प्रोग्राम्स में बैठते समय इन बच्चों को क्या माइंडसेट रखना चाहिए और क्या इनका इस तरह के प्रोग्राम्स से सीखने का एम होना चाहिए? क्योंकि पहले तो ये समझना ज़रूरी है व्हाई वी आर हियर। तो आप बताना चाहेंगे किस तरह का माइंडसेट बच्चों का होना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम्स में? हेलो, हाँ, आई थिंक, अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू कक्षा केंद्र की एंड PM सर एंड हमारे दोनों शैलेंद्र भैया और जितेंद्र भैया जी, कि मुझे ज़िंदगी में पहली बार कहीं एज ए गेस्ट आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शायद पहली बार मैं इतने सारे बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ किसी स्टेज पे खड़ा होके। मुझे स्टेज फोबिया था और अभी भी है। फर्स्ट टाइम मैं स्टेज से बोल रहा हूँ। तो जो सर ने पूछा कि क्या होना चाहिए, हाँ ये बात सही है कि हमारे टाइम में नहीं था और आज भी बहुत लैक है, लेकिन आज ये ज़रूरत बन गई है क्योंकि जो वर्ल्ड है ना, इट्स ग्रोइंग टू फास्ट। हम पलक झपकते हैं और मिलियंस लोग हमारे फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो वो मिलियंस लोग जस्ट हमारी रेस में लगे हुए हैं, है ना। रात को सोए, सुबह उठ के देखा कि अरे वो तो रात में फेमस हो गया, है ना, कोई भी। तो वो एक इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए वर्ल्ड के साथ कंपटीशन के लिए ज़रूरी है कि हमको सही मार्गदर्शन मिले। हमको नहीं मिलता था क्योंकि उस ज़माने में इंटरनेट, फ़ोन वगैरह नहीं थे और ऐसे ही इतना किसी के पास टाइम भी नहीं होता था कि वो जैसे ये लोग डिवोट कर रहे हैं। आई नो कि गिव एंड टेक है दोनों साइड, बट स्टिल वो लोग जो है कहीं ना कहीं इसके साथ साथ सामाजिक भी हैं। तो हमारे लिए हमारे टाइम में नहीं होता था। एक तो एजुकेशनल रेट उतना नहीं था, तो उतने एजुकेटेड लोग भी नहीं होते थे। जो होते थे उनको अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं होती थी। और आई थिंक सर आप यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना? हाँ, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं बट स्टिल आप लोगों के साथ में टाइम दे रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बिश्नोई सर। और जो माइंडसेट उन्होंने बोला ना कि सुनने के लिए, मैं बोलता हूँ कि स्पीकर से ज़्यादा अच्छा एक ऑडियंस होना चाहिए। अगर ऊपर जाना कुछ भी करना है तो बोलना आसान है, मैं भी बोल सकता हूँ बहुत लंबी चौड़ी बातें, लेकिन श्रोता जो है ना, सुनने वाला, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसको है कि हमारे पास 2 कान दिए हैं भगवान ने, एक से सुनना है और जितना अपने लिए सफिशिएंट है उधर रखना है, बचे हुए को इससे बाहर हो जाता है। मैं तो पहली बार आया, हालांकि मैं कांट का हूँ, बट ना तो कांट का कोई मुझे जानता है ना ही मैं किसी को जानता हूँ। मैं इन लोगों को भी नहीं जानता था क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई इधर नहीं हुई है। और पहली बार आया, आप लोगों से मिला, तो सबसे पहले तो जो भी मैं बोलूँगा, मैं थोड़ा सा ना धरातल की बात ही बोलता हूँ। मेरे को ऐसे हवा में बात करना बिल्कुल, मतलब मैं उसके फेवर ही नहीं करता। तो मैं जो बोलूँगा आप लोग सुनिए इधर से, जितना सही लगे उसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। जो नहीं सही लगे तो यहाँ से डायरेक्ट भी एक रास्ता है, वो भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये लोग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम कांठ में इस तरीके का प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ। और ये सब, मैं भी इन सब चीज़ों को ऑपरेट तो छोड़ो, जानता भी नहीं हूँ कि कैसे होगा। ये लोग, इतनी टीम है, इतनी बड़ी काम कर रही है ना। इन सब लोगों के प्रति रिगार्ड्स रखने हैं। और जब जहाँ भी 2 मिनट के लिए भी आ रहे हो तो कुछ तो सीख के जाना है। अदरवाइज तो एक बोलते ना कि आई डोंट केयर मतलब कुछ नहीं, यू आर जस्ट वेस्टेड योर टाइम, नथिंग एल्स। ठीक है, तुम आए, मैं कुछ 1 घंटा बोला, आपने बोला अरे छोड़ो आई डोंट केयर, somebody came and tell something and go back, बट तुमने अपना 1 घंटा वेस्ट किया। नहीं, कुछ तो सीख के जाना है। 2 मिनट हो, 2 सेकंड हो, किसी भी चीज़ को लेके, है ना।
और बाकी तो मैं तो चलो आऊँगा चला जाऊँगा, बट ये लोग तो हैं एज ए बैकबोन आप लोगों के साथ हमेशा, ठीक है। तो अभी जो भी हमारी बातचीत होंगी, जो भी मैं चाहूँगा कि आप लोग सीखो, उसको अच्छे से सीखना। कभी ना कभी तुम याद करोगे कि एक दिन के लिए कोई एक आदमी आया था, उसने एक बात बोली थी जो कि मतलब आपको, हमें भी बहुत सारी बातें ऐसे रिट्रिएट होती हैं माइंड में टाइम के साथ साथ कि उसने ऐसा बोला था, ऐसा हो गया, ठीक है। उसको बरकरार रखना है। मजाक के लिए पूरा 24 घंटे होता है। आजकल हर किसी के पास अपने पर्सनल फ़ोन्स हैं, रील्स देखना है, ये सब करना है, शेयर कर दी, हंस दिए, उसके लिए बहुत सारा टाइम है। बट अभी जो आधा 15 मिनट का जो सेशन है, आई थिंक यू शुड बी वेरी सीरियस। जहाँ डाउट है यू कैन आस्क मी ओपनली। कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है ना, वो भी तुम पूछ सकते हो, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही ऐसे ही पर्सनल प्रॉब्लम सबके साथ रहती हैं, ठीक है। अगर अनकंफर्ट लगे तो खड़े होके बोल सकते हो कि इट इज़ अनकंफर्टेबल है, या इसको थोड़ा सा चेंज करो, वो हम कर देंगे। लेकिन इंटरेस्ट के साथ में आप लोग थोड़ा सा सुनिएगा, है ना। चलो, सो आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम योर साइड। हाँ, क्या हाँ या ना? हाँ, आवाज़ आनी चाहिए, कुछ आपसे पूछा जा रहा है तो आवाज़ आनी चाहिए, है ना। जोश है, जोश है, इनमें बहुत जोश है। इसका सर रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी आपने कहा 2-3 चीज़ें सर ने कही। एक तो आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। आई होप आप सब लोग, अगर किसी के माइंड में होगा भी ऐसा, तो उसको गिव अप कर देंगे। दूसरी बात जो सर ने कही कि गिव एंड टेक वाला प्रोसेस है, बिल्कुल है और होना भी चाहिए। कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसके 2 फेज़ होते हैं, एक जो उसको कर रहा है और दूसरा वो क्यों कर रहा है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम ये इस तरह के सेशंस क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और मैं हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनकी नॉलेज में भी ये बात लाना चाहूँगा। डेफिनेटली एक हिडन प्रॉफिट होता है और हमारा भी है, मैं इसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। एक वर्ड होता है इंग्लिश में बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा। आप सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर ना रह जाओ, आपको प्रैक्टिकल लाइफ भी आनी चाहिए कि आप किसी शहर में अकेले रह रहे हो तो आप कैसे फेस करेंगे, आप अननोन लोगों के साथ रह रहे हैं तो कैसे सर्वाइव करोगे। ये सब चीज़ें सिखाने के लिए आपको हम तरह की पर्सनैलिटीज़ से मिलाते हैं। तीसरी बात जो अगले क्वेश्चन की तरफ हमें ले जाएगी कि आपको यहाँ बैठ के क्या सीखना है। तो सर, एक बच्चा मेरे से कह रहा था, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। तो वो बच्चा मेरे से ये पूछ रहा था कि सर से पूछना सर कि क्या सर ने स्टार्टिंग में ही 6th 7th 8th में ये डिसाइड कर लिया था कि वो साइंटिस्ट बनेंगे। तो एक्चुअल क्वेश्चन ये है आपसे बच्चों के माध्यम से कि इन बच्चों को, जो ये प्यारे प्यारे बच्चे सामने बैठे हैं, इनको अपना एम इस स्टेज में, क्योंकि इस स्टेज में एम डिसाइड करने के लिए इनके पास 2-3 मीडियम हैं। इनके पेरेंट्स हैं जो इनसे बोलते होंगे कि बेटा तुझे आईएएस बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे टीचर बनना है। या हम लोग हैं इनके टीचर्स स्कूल में या कोचिंग में, हम लोग इनसे बोलते हैं कि तेरा मैथ्स अच्छा है तो इंजीनियरिंग कर लेना, तेरी बायोलॉजी अच्छी है तो डॉक्टर में जाना। तो इनको अपना एम जो है, अपना गोल जो है, वो कैसे फॉर्म करना चाहिए, एम फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए। क्योंकि आप एक अच्छे डेजिग्नेशन को होल्ड करते हैं तो आप इस बात को अच्छे से समझा सकते हैं कि किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो उसको अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज़ को कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए। किसी को किसी और लाइन में जाना है, जैसा आपने कहा कि आपका एम साइंटिस्ट बनना नहीं था, तो वो कैसे प्रोसेस पूरा मोल्ड होके आप साइंटिस्ट बने। आपने अपना एम अचीव कर लिया है या अभी भी कुछ बचा है, वो पूरा प्रोसेस ये बच्चे जानना चाह रहे थे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस एज में अपना ड्रीम कैसे सेट करें, क्या प्रोसेस होना चाहिए उसके लिए। प्लीज़ एलाबोरेट सर। जैसे मैंने बोला ना कि वर्ल्ड इज़ रनिंग टू फास्ट। आप माइंड में डाल लो कि बहुत तेज़ लोग, जो वर्ल्ड है वो बहुत तेज़ भाग रहा है। मतलब हमारे टाइम में क्या था कि 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो साइंस ले लो या आर्ट ले लो। जिसने आर्ट ले ली उसके पास एक ऑप्शन था कि साहब आईएएस बन जाएंगे, है ना, आईएएस ही बनेंगे करके, क्योंकि और कुछ था ही नहीं, है ना। ये छोटी मोटी जो अभी भी इतनी सरकारी नौकरियां हैं, क्लर्क है, स्टेनो हैं, और इवन लोग, मैं देख रहा हूँ कि आजकल आईएएस जो बन रहे हैं ना, वो बीटेक करते हैं आईआईटी से, यूपीएससी देते हैं, और सबसे पहले टॉप 10 रैंकर्स देखना यूपीएससी के, वो आईआईटीएंस होते हैं। एम्स से एक लड़के ने एमबीबीएस किया, देन उसने यूपीएससी निकाल के फर्स्ट रैंक ले ली। आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर का रिजल्ट था। देखो, एम एक है कि डिसाइड करना है कि मुझे ये अच्छा लगता है। जैसे सबको सभी हीरो, कोई ना कोई एक्टर अच्छा लगता है, ऐसे करके कि मुझे ये अच्छा लगता है। बनना ना बनना सेकेंडरी चीज़ है। वैसे मैं साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता था, मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है।
और आज हैं तो ठीक है, बाई एक्सीडेंट और बाई इंसिडेंट, लेकिन हैं, और अब जहाँ हैं उसके लिए पूरे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं। मैं एक आर्मी अफसर बनना चाहता था, कि आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था मैं, और नेवी ऑफिसर और एयरफोर्स ऑफिसर और इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर, बट मैं एक ऑफिसर चाहता था। मैं कभी भी लेवल 10 से नीचे नहीं चाहता था। लेवल 10 मतलब सरकारी नौकरियों में लेवल 10 मतलब ऑफिसर है, लेवल 10, 11, 12, 13, 14, उसके नीचे है वो ऑफिसर नहीं है, बट वो उसी महकमे का कोई ना कोई एम्प्लॉई है। तो मैं बनना चाहता था एक ऑफिसर, और वो भी सेना में हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके लिए मैं 16 बार एसएसबी दिया। एसएसबी आई थिंक आप सब लोग समझते होंगे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एंड कोई 11th-12th में है, 10th में, वाह, 9th में, हाँ, 2 साल हैं, बहुत ही क्रूशियल हैं। और सबसे अच्छा बताऊंगा कि सबसे ईजीएस्ट जॉब एनडीए निकालो और लेफ्टिनेंट पोस्ट, गैजेटेड पोस्ट है, और 12वीं के बाद ही मिल जाती है। हम भी करना चाहते थे पर नहीं कर पाए। 16 बार अटैम्प्ट भी दिया, पीएचडी के फर्स्ट ईयर तक मैं जाता था, लेकिन नहीं हुए सेलेक्ट किसी न किसी मोड़ पे आके। पीएचडी हो गई तो साइंटिस्ट बन गए। शुरू से मैं इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि मेरा गांव, आई थिंक नहीं जानते होंगे, मेरा गांव मोहम्मदपुर भगवान दास है, ये नवादे से आगे पड़ता है। उस समय जब मैं कांठ में थे हम लोग, तो एक स्कूल था जेपी शारदा पब्लिक, बहुत लोगों ने सुना होगा। वही एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल था जिसमें आसपास के हम लोग बच्चे रिक्शा से और बस से आते थे। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, क्लास नर्सरी से लेके क्लास 2 तक, और वो वहाँ होता था पट्टी वाले मोहल्ले में पीछे। तो वो ही एकमात्र स्कूल था, वहीं हम भी पढ़े। पढ़ने में ठीक ही थे, एवरेज थे, कभी टॉपर नहीं थे। देन मेरे पापा को किसी ने बताया कि नवोदय विद्यालय के बारे में, कि नवोदय विद्यालय, तो मेरे पापा अपने टाइम के एमए हैं, आई थिंक 1986, और इस टाइम के वो एमए थे। नौकरी उनको मिली, पहले तो सरकारी नौकरी घर आती थी, लोग लेते नहीं थे क्योंकि ज़मीन बहुत होती थी। तो वो उनको नौकरी मिली, बट उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आई डोंट केयर, तो उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं हमको नहीं करनी, हमारे घर में सब कुछ है। बट वो एक उस ज़माने के पढ़े हुए थे, तो उनको पता था कि एटलीस्ट बच्चों को करना है। अब ये उनको समझ में आया कि नवोदय है, और उनको ये भी पता था कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है वो प्राइवेट बिल्डिंग पे चल रहा है ठाकुर द्वारा में। इतनी नॉलेज उनको 2003-2000 में थी, जिस समय ना इंटरनेट था ना फ़ोन था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई ऐसा है, गांव का तो माहौल ऐसा ही है, और इधर नहीं रोकना है, जाना है। मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुमको जिला बिजनौर के नवोदय में डालना है। उनको ये भी पता था कि जिला मुरादाबाद में 40 सीट हैं, जिला बिजनौर में 80 सीट हैं। मैं बोला बिजनौर में क्यों? तो बोले कि यार वहाँ सीट 80 हैं, यहाँ 40 हैं। उस समय मुझे कुछ आइडिया नहीं होता था कि सीट्स वगैरह किस चीज़ की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे क्या किया, नवोदय में जाने के लिए, आई थिंक ये लोग कोचिंग तो देते हैं ना आप लोग, हाँ, इट्स वेरी गुड प्लेस। मैं बोलूँगा कि हेवन ऑन द अर्थ नवोदय। हमारा तो बचपन गुजरा है कक्षा 6 में जाके और 12वें में आए हैं, बट इट्स टू गुड, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला, और मुझे एक चीज़ पता चली कि 3rd, 4th, 5th की जो टीसी है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो उसी ज़िले की होनी चाहिए एडमिशन के लिए। अब हमारा तो मुरादाबाद ज़िला था, तो मुझे भेज दिया गया नजीबाबाद, ये कहने के लिए कि तुम्हारी 3rd, 4th, 5th की टीसी नजीबाबाद जिला बिजनौर की होगी। हम वहाँ जाके, हमारी मौसी का घर था, हमने वहाँ जाके 3 से 4th, 5वीं पढ़ाई शुरू कर दी। वहाँ पे रहे, पढ़ाई की, तो वही नॉर्मल से स्कूल में ऐसे ही डाल दिया गया। इंग्लिश हिंदी मिक्स था वो। और फिर हमने पेपर दिया, और मैं तो भाई बंदर ही भगा रहा था जून की छुट्टियों में आके। और मेरी मम्मी ना उस दिन चाय के साथ में 2 रस लेके गई थी, डबल रोटी आती थी उस टाइम। नॉर्मली खाली चाय जाती थी 4-5 बजे, बट उस दिन चाय के साथ में कुछ था। और मैं आराम से पुलिया में बैठा हूँ, बनियान में और नेकर में, और आराम से अपना चल रहा है कि कक्षा 6 में तो नजीबाबाद में ही पढ़ेंगे, ऐसे करके। या फिर डीएसएम था, और तो कोई ऑप्शन था नहीं यहाँ कांठ में भी। तो मैं देखा कि आज रस कैसे,
तो मम्मी ने मुझे रस दिए, मैं चाय दी, बोली ले रस खा। मैंने कहा आज रस कैसे? बोली अरे नवोदय का रिजल्ट आ गया, तेरा नंबर आ गया। अरे हमने कहा यार, मैंने कहा अरे यार ये कहाँ आफत, इन्होंने दे दिया, अब जाना पड़ेगा हॉस्टल। तो मैंने कहा अच्छा इसलिए रस आए हैं? बोले हाँ। और हमारे माँ बाप उस टाइम इतने पापा तो ऑब्वियसली खुश होंगे क्योंकि उनका तो ड्रीम था, वो तो उसके पीछे लगे हुए, जैसे इन लोगों का भी ड्रीम है ना। दे आर ऑल्सो योर पेरेंट्स, नॉट फादर बट पेरेंट्स, गार्जियंस। वो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, भैया भी हो सकते हैं, है ना। जो भी आपका अच्छा चाह रहा है, ही इज़ और सी इज़ योर गार्डन। और गार्जियन मतलब मेरे पापा तो बहुत खुश थे कि हो गया। अभी मेरे मम्मी ने जाके मावा बना के गांव में लड्डू भी बांट दिए 4-4, बोले लड़के का सिलेक्शन हो गया। और हमें उठा के बक्सा बांध के, स्कूल था सेंधवार, चांदपुर के पास, चांदपुर सबने सुना होगा, चांदपुर के पास सेंधवार गांव के जंगलों में स्कूल था। और हमारे पापा सिर पे बक्सा रख के हमको वहाँ छोड़ के आ गए। और स्कूल था रेतीली ज़मीन में, वहाँ पे होते थे गोखरू जो कांटे होते हैं, और बिच्छू बिच्छू सांप वाप, बस जंगल में रेती था वो। वहाँ पे हमें छोड़ा और आ गए। और रात को लाइट नहीं, कुछ नहीं, हमारी पढ़ाई चली। मेरी पढ़ाई वहीं से हुई क्लास 6 से 12 तक। और वो एक ऐसी जगह मैं बोलता हूँ कि फ़ोन तो होते नहीं थे उस टाइम, और चार दीवारी से बाहर हमें जाना नहीं होता था, तो हमारी दुनिया वही होती थी। वहाँ पर था सीनियरिटी रूल, वंस यू आर इन क्लास 6 तो क्लास 7 से लेकर 12 तक तुमको भैया कहना है और दीदी कहना है। और जिस लड़की को दीदी नहीं बोला, जिस लड़के को भैया नहीं बोला, वो एक बुला के शाम को, और फिर होती थी परेड। क्योंकि उस समय थोड़ा सा सीनियरिटी था, अभी तो सब खत्म हो गया। तो वो क्या था, वो एक फेज था, सीख थी जो चल रही थी, कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग थी जो चल रही थी कि 8th क्लास के भैया ने बुलाया, बोला कि भाई मेरे लिए थाली में सब्जी लेके आ, और मैं ला दी, उसने खा ली, बोला थाली भी धो। अरे मैंने कहा मैं तो नहीं धोऊंगा थाली। तो बुलाया, और तू नहीं धुलेगा थाली? बोला एक दिया, थाली भी धुल दी, लो भैया। और ये बात हम अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाते थे, क्यों? क्योंकि फ़ोन ही नहीं था। अच्छा पेरेंट्स जाते थे महीने में एक बार पेरेंट्स डे पे, ठीक है, पेरेंट्स डे पे गए हम लोग, हमारा होता था 2 पीरियड चलते थे, छुट्टी होती थी, तो हम इतना खुश कि आज तो पापा आ रहे हैं। पापा आए, घर से कुछ लड्डू घी अचार ले गए, अपना लिया, और 1 बजे पापा बोले यार खेत में काम है, मैं चलता हूँ, और अपना 50-100 रुपये अपना दे दिए। पापा जाते थे तो वो मुझसे नहीं मिलते थे, वो मिलते थे जाके टीचर से, कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, कौन से हाउस में रह रहा है, उनसे पूछते थे वो पहले। फिर मुझे पता चलता कि मेरे पापा आए हैं, तो वो पहले ही पता कर लेते थे कि क्या चल रहा है। और मुझे लगता था कि अब मैं बताऊंगा पापा को कि अरे मैं तो टॉप कर रहा हूँ क्लास में, और उनको पहले ही पता होता था कि ये टॉप वॉप कुछ नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली है क्या। ऐसे करके चीज़ें चली। एक दिन हम जूनियर थे, फिर एक दिन हम सीनियर हो गए, 11th में आ गए, और 12th में भी आ गए। तो 12th में तो वहाँ पे बस पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है कि पढ़ो। 12th हो गई, लेकिन जैसे आप लोग भी ना, जैसे जो एम की बात हुई, मेरे माइंड में उस समय तक भी कुछ नहीं था। जो इन्होंने बोला ना कि ये क्यों ज़रूरी है, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ा हूँ ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैंने कभी चांदपुर शहर नहीं देखा था 7 साल। हम ज़्यादा दीवार कूद के सेंधवार तक जा पाते थे, और उस गांव में से दुकान पे से कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी लाई और हो गए। दैट वाज अवर लाइफ। और हम इतना एंजॉय करते थे कि आज के बच्चे सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फ़ोन नहीं था। रात भर हमको वहीं रात भर बैठ के मजाक करना, हंसी मजाक सब कुछ वहीं चलता था। और आपस में ही कंपटीशन होता था एक, अरे इसके इतने आ गए, नहीं अगली बार हम। पढ़ने के लिए लाइट होती नहीं थी रात को, तो स्कूल की साइड से ना 1 लीटर तेल दिया जाता था, मिट्टी का तेल, लैंप के लिए। तो वो मिलता था 9th से ऊपर वालों को। 1 लीटर तेल डालो लैंप में, और जब तक तुम्हारा लैंप जले। तो हम लोग कंपटीशन से कि उसका लैंप 3 बजे तक जला था, मेरा सुबह 4 बजे तक जलेगा, ये लेके पढ़ते थे। और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप लोग हमारे लिए अप्रोचेबल हो। आप आज मेरे से बात कर रहे हो, मैं यहाँ भी नहीं हूँगा, कहीं भी हूँगा, तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, और मेल कर दोगे, और फेसबुक पे कर लोगे। लेकिन हमारे टाइम में तो वो सब भी नहीं था। ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम उस 4 दीवारी के अंदर थे, तो हमको पता ही नहीं था कि इसके बाहर की दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं पता था हमें। लड़की लड़कों में बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन होता था। बीच में एक दीवार होती थी, जिसके इधर लड़की, जिसके इधर लड़के। और अगर तुम धोखे से भी बात करते हुए पकड़े गए, तो तुम्हारा लास्ट दिन है स्कूल में।
पीटीआई को ओनली काम था डंडी लेके मारने का, और सुबह शुरू होती थी 5 बजे से ट्रेनिंग और शाम के 11 बजे तक। ये 7 साल रहा। चांदपुर आते थे, हमारी 2 महीने की छुट्टी होती थी। 30 अप्रैल को छुट्टी हो जाती थी और पूरे मई पूरे जून, देन 2 महीने में घर आता था। तब देखने को मिलता था कि चांदपुर ये है या फिर कोई भी शहर ये है, बाकी 10 महीने हमें शहर देखने को ही नहीं मिलता था। तो उस समय कुछ नहीं पता था कि क्या करना है। सडनली मेरी क्लास का एक लड़का, उसके पापा पुलिस में थे, मेरे पापा किसान हैं, आज भी किसान ही है। उसके पापा पुलिस में थे, तो उनको थोड़ा सा थाने से या अफसर से पता चल गया होगा। देन दैट बॉय गिव्स एनडीए, और वो क्वालिफाई कर गया। और वो लड़का एसएसबी गया बट निकाल नहीं पाया। तो वहाँ से मुझे लगा कि एनडीए कुछ होता होगा, बट हमने फिर भी कभी दिया नहीं था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारी तरह नहीं रहना है, और आज के ज़माने की ये नीड भी नहीं है। अगर आज के ज़माने में ऐसे ही रह गए ना कि साहब अभी तो एम ही नहीं है, बना लेंगे, तो नहीं भाई, नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ वाला ना बहुत आगे निकल चुका होगा। हम भी अपने साथ वालों को देखते हैं ना, कई बार तो हमसे पहले लोग हमसे ऊपर निकल चुके हैं। देन मेरी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई, उसके बाद फिर से 12th के बाद घर आए। तो बीटेक की तो मेरी इच्छा थी नहीं, और पापा की इच्छा थी कि वो है ना कि फ्री में पढ़े थे हम तो नवोदय में, तो पापा को लगता था कि बीटेक में 1 लाख 1.5 लाख क्यों देना है। तो वो बोलते थे कि भाई बीएससी में एडमिशन कहीं ले लो। हम तो डायलेमा में थे, हमें पता था कि ये कौन सा कॉलेज है ना, डीएसएम कॉलेज है और आरएसएम है धामपुर में, यही 2 कॉलेज नोन थे। बट हमारे पापा ने बैग पैक किया और हमको छोड़ा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हमारा एडमिशन हो गया उस टाइम, और केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने ली थी, ठीक है। केमिस्ट्री ऑनर्स से मैंने दिल्ली से बीएससी की। एमएससी में मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया था, बट मैं नहीं लिया क्योंकि मैं दिल्ली में रहना नहीं चाहता था। और बीएससी जाने के बाद मुझे कीड़ा लग गया ऑफिसर फौज का, कि अभी हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है। वो करने के बाद जब इतनी बार एसएसबी दे लिए और नहीं हुआ, तो फिर हमने एमएससी में एडमिशन ले लिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से मेरी एमएससी है, वो भी सरकारी है। और वो एमएससी करने के बाद बीएआरसी का नाम सुना होगा लोगों ने। बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है मुंबई में, द ओनली एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन इंडिया। वहाँ से शुरू हुई चीज़ें रिसर्च की। एमएससी के बाद से जब लगा ना कि अभी फौज के लायक तो हम हैं नहीं, चलो अभी कुछ और करते हैं, तो वहाँ से रिसर्च का शुरू हुआ और मेरे को बीएआरसी का एक प्रोजेक्ट मिल गया। और मुझे मिल गया एनआईटी कुरुक्षेत्र में। एनआईटी आई थिंक 9-10 के बच्चे फैमिलियर होंगे, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी की तरह एनआईटी होते हैं। तो कुरुक्षेत्र में था, वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया और वहाँ से मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली। पीएचडी में जाने के बाद में समझ में आया कि रिसर्च क्या है और क्या करते हैं। देन उसके बाद तो कोरिया चले गए, देन इज़राइल का भी एक ऑफ़र था, उस बीच में यहाँ पे नौकरी हो गई, तो वापस आ गए, यहाँ पे नौकरी कर ली। मेन चीज़ क्या है, जो एम की बात थी ना, हमारे टाइम पे नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। पहले ही सोच लेना है कि किधर जाना है। जिसको आईआईटी जाना है उसको 9th से ऑब्वियसली किताबों को लग जाना है पीसीएम के लिए, जिसको नीट जाना है वो पीसीबी के लिए, है ना, वेरी क्लियर। और ये लोग हैं, बता रहे हैं तुमको समय समय पे। हमारे टाइम पे तो कोई बताने वाला भी नहीं, कुछ पूछोगे भी तो कुछ उल्टा ही बता के जाता था वो, क्योंकि उसको लगता था कि ये मेरे साथ का है, ठीक है। इसलिए उसकी बड़ी ज़रूरत है। मैं रजत से शायद बहुत पहले मिला था, 2-3 महीने पहले, तो उन्होंने मेरा एक प्रोग्राम के लिए 26 जनवरी के लिए बोला था, बट सर्कमस्टांसिस उस समय वैसी नहीं थी तो मैं अवेलेबल नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे उन्होंने अपने काम के बारे में बताया ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसा काम जिसमें कि उनका कुछ इतना फ़ायदा नहीं है, तुम लोगों का शायद ज़्यादा फ़ायदा है। 80-20 का खेल है जितना मुझे यहाँ से समझ में आया। अगर एक बार कोई एक बच्चा भी नहीं होगा ना, वो फिर भी अपना मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। सेम मैं भी सोचता हूँ कि यार मैं भी कुछ करूँ ऐसे ही, ठीक है। आप लोगों से मौका मिला तो मतलब एम अभी एम ज़रूरी है। जिसको भी जहाँ भी जाना है वो पहले डिसाइड करके रखो। देन ये लोग तो हैं, इन लोगों को बोलो, दे विल गाइड यू इन ए प्रॉपर मैनर, और निकल जाओगे। जैसे हम हैं, ये हैं और बाकी सब लोग हैं, वैसे ही सब लोग भी निकल जाएंगे। अगर और किसी को भी कुछ भी पूछना है तो
आप पर्सनली कुछ भी पूछ सकते हो, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में। सेक्शन बी जो है वो बच्चों के क्वेश्चंस होंगे। सर ने जैसे बताया अपने एकेडमिक स्टार्टिंग से और कैसे वो साइंटिस्ट बने, कैसे उन्होंने ऑफिसर बनने के एम को अभी कहा आपने, अगर ध्यान से सुना होगा कि कई बार एसएसबी नहीं होने के बाद उनको लगा कि अब कुछ और करते हैं। तो एम फॉर्मेशन जो है ये एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है कि आपने सोच लिया आपको आईएएस ही बनना है। कई बार इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, आपकी फैमिली कंडीशन क्या कह रही है, आपका खुद का माइंड की एडेप्टेबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से बहुत सारे चेंज आते हैं। आप सबने सर के सफ़र को समझा। अब इस सेगमेंट को वाइंड अप करने की डायरेक्शन में एक छोटा सा क्वेश्चन सर से है। सर अक्सर ये सारे बच्चे अपने फील्ड में पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, एसडीएम्स वगैरह को देखते हैं, डीएम सर को देखते हैं, तो समझ में आता है कि आईएएस पीसीएस बनने के पर्क्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। उसी वजह से बहुत सारे बच्चे आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं। लेकिन मैं इन सब बच्चों को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक साइंटिस्ट बनने के पर्क्स क्या हैं, एक साइंटिस्ट बनने के फ़ायदे क्या हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप बताएं कि एक जैसे आईएएस ऑफिसर होता है उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसके पास एक सोशल सर्विस करने का वाइड प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारे मीडियम से वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो एक साइंटिस्ट बनने के बाद किसी बच्चे का या किसी बच्ची का इंडियन सोसाइटी में क्या रोल हो सकता है, वो आप बहुत शॉर्ट मैसेज में प्लीज़ बताएं। देखो, कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के बाहर काम करते हैं, पुलिस, टीचर्स, जिनको हम अप्रोचेबल भी होते हैं, एसडीएम, डीएम, ठीक है, कुछ भी हुआ पुलिस को फ़ोन किया, थाने से गाड़ी आ गई, किसी को उठा के ले गए, दैट इज़ पावर। और वर्दी पहनी, 4 स्टार लगाए, वो भी पावर है, ठीक है। वो हमको दिखता है सामने से तो हमें लगता है कि हाँ यही एक बढ़िया टॉप क्लास नौकरी है ना, और यही बनूंगा मैं तो, सिंघम टाइप, और ये ना, और सामने से दिख रहा है। कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को सेना, मुझे भी अफसर अच्छे लगते थे क्योंकि एक ओलाइव ग्रीन कलर की बढ़िया कोट और 2 स्टार तो मुझे भी लगता था, और हेलमेट भी ऐसा, और अगर कहते सावधान तो 400 या 4000 लोग भी इंडिया गेट से बोलेगा सावधान तो राष्ट्रपति भवन तक सब सावधान। तो मुझे लगता था यार ये नौकरी एकदम एक नंबर की, एक बार अगर कह दिया मान गए। हम पर्दे के पीछे वाले हैं, ठीक है। पर्दे के पीछे मतलब सरकार हमको सब कुछ देती है, जो एक आईएएस को भी नहीं देती ना, वो भी हमको देती है। लेकिन वो अपने फील्ड में माहिर है, हम अपने फील्ड में माहिर हैं। उसका अपना रुतबा है क्योंकि वो गांव देहात में लोगों से मिलता है। हमारा रुतबा नहीं है क्योंकि हमारी पब्लिक जो भी नहीं है, पब्लिक डीलिंग का हमारा जो भी नहीं है। हमको जाना है, अपनी लैब में काम करना है, चुपचाप से बना के गवर्नमेंट को दे देना है। फौज के लिए जो बनाना है वो हम लोगों को बनाना है, उसकी टेस्टिंग है। रेलवे का जो है वो हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। सारे सेक्टर्स की जो एडवांसमेंट है, जैसे देखें 1962 में जो गन्स यूज़ हुई थी और वेरी बेसिक, एक बार में एक ही गोली चलती थी। बट आज की है ना, आज की डेट में इतना एडवांस हो गया सिस्टम कि एक बार में मशीन गन चल रही है। वो हम लोग हैं जो उनको एक गोली से लेके मशीन गन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट हम नहीं हैं लाइमलाइट में, हम डिम लाइट में हैं, कहीं पीछे। रही सुविधाओं की बात, तो सरकार रहने के लिए बंगला दे रही है, मेडिकल दे रही है। मेडिकल में मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे मम्मी पापा, जिसको भी आप डिपेंडेंट बनाओगे, डिपेंडेंट कोई भी हो सकता है, आपका भैया भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, उन सब के लिए पूरा मेडिकल एकदम सरकार खुद से करेगी, कुछ नहीं करना। रहने के लिए, खाने के लिए, पेंशन अभी ख़त्म हो गई थी, बट एनपीएस के नाम पे फिर से पेंशन स्कीम है। ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह नहीं है, बट स्टिल पेंशन तो है, ठीक है। आने जाने के लिए गाड़ी, ये सब हमारे पास भी हैं। बट द ओनली थिंग इज़ कि हम चीज़ों को रिवील नहीं कर सकते। क्या हम कर रहे हैं वो नहीं बता सकते क्योंकि हमारी पब्लिक डीलिंग ही नहीं है। मैं जो बना रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए ही बना रहा हूँ, बट मैं तुमको डायरेक्टली नहीं दे सकता। मैं वो दूंगा किसी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट देगी किसी इंडस्ट्री को, देन इंडस्ट्री लाएगी उसको मार्केट में और आप लोग यूज़ कर लोगे। बट आज जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो नीचे से लेके ऊपर तक, वो बनाई हुई हमारी ही है। बस ये कि हमने गवर्नमेंट को दी, गवर्नमेंट ने बेच दी पेटेंट करके, और वो किसी कंपनी ने खरीद के आपको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। रुतबे की बात है तो
हमारा रुतबा दिखता नहीं है, बट हाँ कभी कहीं कोई चीज़ फंसेगी देन गवर्नमेंट विल सपोर्ट अस डेफिनेटली, क्योंकि हम नीचे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर पे नहीं जाना है, पावर पे नहीं जाना है। पावर सबकी अपनी फील्ड में है। एक टीचर अपने स्कूल का प्रधान अध्यापक है तो भाई उसकी अपनी पावर है, और आप उसको जाके ये नहीं बोल सकते कि कुर्सी से खड़ा हो जा, क्योंकि वहाँ का वही हेड है ना। ऐसे ठीक है, सब कुछ रखना है माइंड में, लेकिन मैं साइंटिस्ट के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, और मुझे आसपास के एरिया में कोई मिला भी नहीं जो साइंटिस्ट लग रहा हो, बहुत गांव तक नहीं है कोई। और मैं हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आए लोग, वो जो दिखता है और जो नहीं भी दिखता है उसकी भी उतनी ही पावर है, इसलिए पावर पर नहीं जाना। सुविधाएं उसको भी उतनी है, वो भी नहीं जाना। ठीक है, ठीक है। सर के कहने का मतलब ये है, एक मूवी आपने सुनी होगी, फटा पोस्टर निकला हीरो। तो सर जिस तरह की जॉब में है उसमें पोस्टर फटता नहीं है। सर पीछे की साइड वाले हीरो हैं, जो हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते हैं, वो हीरोज़ फ्रंट साइड पर रहते हैं। बट डेफिनेटली दोनों की फैसिलिटीज़ अपनी अपनी जगह बहुत बेहतर हैं। आप लोगों को अपने एम को डिसाइड करते समय बहुत ही अच्छी चीज़ों पर पॉइंट आउट करते हुए, जैसे सर ने बताया, पुराने हमारे एक्सपर्ट्स आए, उन लोगों ने आपको बताया, सबके एक्सपीरियंस को पॉइंट आउट करते हुए अपने एम को डिसाइड करना है। तो अभी तक जो हमारी बातें हुई उससे आपको सीखने को मिला, बातें समझ में आई। सो आई वॉन्ट अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर चीफ गेस्ट। एंड नाउ आई एम हैंडिंग ओवर थैंक यू। नेक्स्ट जो सेगमेंट है आज के सेशन का, उसमें आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि फर्स्ट सेगमेंट में यहाँ से 2 स्पीकर एक्टिव थे। सेकंड सेगमेंट में आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने हैं, और इस सेकंड सेगमेंट को जो होस्ट करने वाले हैं वो आप सब जानते हैं कौन करेंगे, नन अदर देन मिस्टर रजत सर। सो आई वेलकम मिस्टर रजत सर टू होस्ट द सेकंड सेगमेंट ऑफ आवर टुडेज सेशन। वेलकम रजत सर। प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करने वाले हैं इस एक्सपर्ट टॉक के सेकंड सेशन की। आपको पता है, कोई भी सफल व्यक्ति लक को ज़्यादा नहीं मानता है। जानते कि नहीं जानते हैं? वो सफलता को ज़्यादा जोर देते हैं। तो आज के एक्सपर्ट्स के लिए मैं 2 लाइनों से इस सेक्शंस की शुरुआत करना चाहता हूँ। तो वो कुछ इस तरह है। कौन कहता है सफलता लक से मिलती है? कौन कहता है सफलता लक से मिलती है? मेहनत में आग हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। जोरदार तालियों के साथ हम इस सेकंड सेक्शन को शुरुआत करने वाले हैं। जय हिंद व्यूअर्स, इस एक्सपर्ट टॉक के सेकंड सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं। हमारे बीच एक्सपर्ट्स के रूप में है CSIR साइंटिस्ट डॉक्टर निखिल राजपूत। तो उनके लिए जोरदार तालियां कि वो अब छुट्टियों में आए, और स्पेशली उन्होंने कहा कि मैं बच्चों से इंटरेक्ट होना चाहता हूं। तो जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू। सेकंड सेक्शन इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस जो भी आपके मन में उमड़ रहे हैं। आज वो सारे खत्म होने वाले हैं, क्योंकि वर्कशॉप का मोटिव क्या है? वर्कशॉप का मोटिव होता है कि आप सब लोग अपनी इनिशियल स्टेज मतलब स्टार्टिंग एज में ही अपने एम को डिसाइड करें, अपना इंटरेस्ट बिल्ड करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन पूछने वाला है क्वेश्चंस? हाथ खड़े कीजिए वन बाय वन। आप बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास गूगल फॉर्म पर आए हुए हैं। तो वर्णम सबसे पहले मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। यस बेटा, वर्णम। यस सर, व्हाट इज योर बिगेस्ट रिस्क इन योर साइंटिस्ट करियर? बच्चा पूछ रहा है आपका सबसे बड़ा रिस्क साइंटिस्ट बनने में क्या था? सबसे बड़ा रिस्क काफी अलग क्वेश्चन पूछा है। जोरदार तालियां बच्चे के लिए। जहाँ रिस्क नहीं होता वहाँ तो सफलता वैसे भी नहीं होती है ना। रिस्क तो जरूरी है। रिस्क ये था कि यहाँ से PhD करने के बाद में मेरे को साउथ कोरिया में पोस्ट मिल गई थी, एंड एज ए साइंटिस्ट है। उसके बाद इजराइल जहाँ मिली थी, वो इजराइल बोल रहा था कि नहीं भाई हमारे लिए काम करो, और वो उससे भी ज़्यादा सैलरी, उससे भी ज़्यादा दे रहा था।
सडनली एक जो इंडियन गवर्नमेंट का इंटरव्यू आया, मुझे लगता था कि यार कोरिया में अच्छी सैलरी, बढ़िया लाइफ, और ये जो है सब कुछ देने के लिए तैयार है। सेकंड इजराइल बोल रहा था कि आप इधर आओ, हम आपको इनसे भी बेटर देंगे, और मैं वीज़ा प्रोसेस करने के लिए एकदम रेडी था। थर्ड, स्पेन बीच में आ गया। स्पेन बोल रहा है कि हमारे पास आ जाओ, और जो स्पेन का प्रोफेसर था, ही इज़ द वन ऑफ द रिनाउंड प्रोफेसर इन द वर्ल्ड। तो मेरा मन था स्पेन जाने का, बट वो थोड़ी सैलरी कम दे रहा था, तो मुझे लगता था कि यार नहीं, फिर इजराइल ही चलते हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट का आया तो मैंने उन्होंने बोला कि कम टू इंडिया, गिव दिस इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू दे दिया, और मैंने रिजल्ट भी चेक नहीं किया, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि अपना नहीं होना है। हालांकि इंटरव्यू बहुत बढ़िया दिया था, बस जैसे मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइंडसेट क्या है, सोर्स भी चाहिए, फोर्स भी चाहिए, पीछे से घूस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और हमको देखो कि हम तो इस देश में ही नहीं थे। सोर्स और फोर्स तो बहुत दूर की बात है, फोर्स में कौन, हमारे पापा किसान है, उनकी भी क्या फोर्स लगाएंगे। देन रिजल्ट आ गया, कभी मैंने देखा ही नहीं, वो तो भला हो ईमेल आईडीज़ का, कि जीमेल पे मेरे लेटर पहुंच गया कि ये मेरा लेटर है, और वहाँ से खेल शुरू हुआ रिस्क का। ठीक है, कि अभी परमानेंट साइंटिस्ट ज्वाइन करना है अपने देश में, या फिर कोरिया और इजराइल और बहुत सारे ऑफर्स हैं, और उसके बाद पूरा दुनिया पड़ी है। वहाँ पे 2 दिन तक सोचे, कि तीसरे दिन अपना बैग पैक किया, और चौथे दिन की फ़्लाइट ली और इधर आ गए। ये रिस्क था, समझ रहे हो। दुनिया मेरे पास थी, बट इस नौकरी के लिए अपने देश वापस आने, क्योंकि यहीं का खाया था और यहीं मिट्टी से लगे हुए थे, मिट्टी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि गाँव से थे, तो छोड़ दिया पूरी दुनिया और आ गए यहाँ। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद ना, BSc MSc PhD करने के बाद में आप ये तो भूल जाओगे आप बेरोजगार रहने वाले हो, कुछ तो अच्छा होने ही वाला है। रिस्क वहीं लेना है, ठीक है। छोड़ दिया, आ गए, और आज सब एकदम बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है जो क्वेश्चंस पूछना चाहता है? कौन है नेक्स्ट क्वेश्चन? देवांश, आपने तो 3 क्वेश्चन मेंशन किए बेटा। नाउ आस्क द क्वेश्चन। यस देवांश, आस्क द क्वेश्चन। सर, हमें कौन सी साइट लेनी चाहिए साइंटिस्ट बनने के लिए? साइंटिस्ट बनने के लिए साइंटिस्ट के लिए कौन सी साइट लेनी चाहिए? साइट कोई सी भी ले सकते हो। 8 साइट से भी लोग साइंटिस्ट हैं। किसमें? ICAR में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ज़रूरी नहीं है कि साइंटिस्ट बनने के लिए साइंस ही चाहिए, कुछ भी हो, बट एक लेवल पे आने के बाद, मतलब वंस यू कंप्लीटेड योर 10th, तो 12th का थोड़ा सा चलता है, उसके लिए साइंस चाहिए। देन BSc MSc वो साइंस है, बट अभी फ़िलहाल से तो तुम कुछ सी में भी इंटरेस्ट रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि उसी चीज़ में जाना है ना। तो अभी साइंस लेनी है BSc MSc, उसके बाद 12th के बाद में देखना है, ठीक है। फ़िलहाल तो फ्लो में जो जा रहा है जाने दो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बनना है, ज्ञान पर फोकस करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? चलिए बेटा फटाफट, हाँ प्लीज। रिया मैम कुछ पूछना चाह रही है, टी दे दीजिएगा उनको। गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम माइग्रेशन में ब्रेन ड्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ का जो ब्रिलियंट माइंड है, इंटेलिजेंट माइंड है, वो कहीं और चला जाता है। आप तो खुद दूसरा देश छोड़कर यहाँ आए हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे यंगस्टर्स को कि ये कम से कम हो इंडिया में, क्योंकि इंडिया को भी इंटेलिजेंस की काफ़ी ज़रूरत है। जोरदार तालियां इस क्वेश्चन के लिए। देखो, ब्रेन ड्रेन एक समस्या है, और हम भी उसका ही शिकार थे, क्योंकि हम तो चले गए थे, वापस आए हैं। जो भी भर्तियां हुई हैं वो बहुत फेयर हुई हैं। फेयर मतलब अगर कोई कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, मैसाचुसेट्स में, इवन जापान में भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहीं भी बैठा हो, हर किसी को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया है। उन्होंने बोला कि हम तुमको लिंक देते हैं, तुम इंटरव्यू दो, और वंस यू सेलेक्टेड कम टू आवर कंट्री। ये एक ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए बहुत अच्छी पहल है। बाहर कौन जाएगा? ऑब्वियसली जो हायर एजुकेशन ले चुका होगा, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, देन वो ऑब्वियसली बाहर जाएगा। तो उसको रोकने के लिए पहला ऑप्शन
कि अच्छे से हेयर रिक्रूटमेंट होगी तो बाहर ही नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर हमेशा टैलेंटेड ही जाएगा, और टैलेंटेड को अगर तुम यहीं रख दोगे तो वो बाहर क्यों जाएगा। एवरेज बच्चा तो वैसे भी बहुत, अगर कोई पहले ही कमज़ोर है तो वो कहाँ, वो तो वैसे नहीं। दूसरा, रिसर्च फेलोशिप्स। रिसर्च फेलोशिप्स जो पीएचडी करने के लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट ने पीएमओ ने एक चलाई है, PMRF, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। यू नो हाउ मच इट्स स्टाइपेंड इज? मोर देन ए सैलरी ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, 80,000। 80,000 अगर मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा हर महीने, और साथ में HRA भी दूंगा रहने के लिए भी, तो आप क्या ब्रेन, आप, मुझे लगता नहीं कि आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री के बारे में सोचोगे भी, क्योंकि इंडिया में हमारी पैतृक संपत्ति होती है, हम दिलो जान से जुड़े होते हैं। अगर हमें हमारे ही घर में अच्छी सैलरी मिल रही है तो वाई वी विल गो टू आउटसाइड, जाएंगे ही नहीं। और गवर्नमेंट अभी इसी के लेके बहुत स्ट्रेट है, नहीं जाने देना है। गवर्नमेंट बोल रही है कि सो मैनी इंस्टीट्यूट, IISc, ऑल ऑफ यू हैव हर्ड द नेम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में 1 लाख फेलोशिप दे रहा है पर मंथ। IIT बॉम्बे 90,000, IIT गांधीनगर 1 लाख, सारी IITs 1-1 लाख फेलोशिप दे रही हैं। क्यों? PhD के बाद बाहर नहीं जाना है, यहीं लगो। ये ब्रेन ड्रेन रोकने की ही प्रक्रिया है। पहले क्या हुआ हो गया, उस पर डिस्कस करके कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, और किसी को हम क्रिटिसाइज करेंगे भी नहीं। गवर्नमेंट किसी की भी हो, गवर्नमेंट इज़ गवर्नमेंट, PM इज़ PM, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अच्छा काम करेगा, अच्छा है, अभी अच्छा कर रहा है, मतलब डेफिनेटली वी विल प्रेज फॉर वर्क। ये ब्रेन ड्रेन का अभी नहीं सोचना है, अभी नहीं हो पाएगा, इतनी ईजिली नहीं हो पाएगा, अनटिल कि आप खुद ही नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हो कि मुझे कनाडा जाके वहाँ की सिटीजनशिप लेनी है और वहीं रहना है, तो गवर्नमेंट आपको क्यों रोकेगी? आप जाइए कनाडा, आयरलैंड जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए। बट मजबूरी में जो बात थी ना, वो अभी मना कर दी है गवर्नमेंट ने, मजबूरी में कोई बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत शानदार जवाब सर का, जोरदार तालियां सर के लिए। प्यारे बच्चों, आप बार बार एक शब्द सुन रहे हो, CSIR। सर CSIR में साइंटिस्ट भी है। सर स्टूडेंट्स के बिहार पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि CSIR का रोल क्या होता है? बच्चा CSIR में साइंटिस्ट क्यों बने? क्या उसको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है? दैट इज माय क्वेश्चन फॉर द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि CSIR कब की है? जब देश भी आज़ाद नहीं था, जब देश गुलाम था, तब CSIR बन चुकी थी। इन 1942 CSIR वाज एस्टेब्लिश्ड। उस समय के लीडर्स का आप एक फार साइटेडनेस देखो कि उन्होंने 1942 में ही सोच लिया था कि हमें एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाना है जो इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करे और हमारे देश के नागरिकों को एकदम से प्रोडक्ट मिले। ये उस टाइम सोचा गया जब देश आज़ाद नहीं था, और देश आज़ाद हुआ है सन 47 में। तो CSIR 1942 की, और मेरी खुद की लैब 1946 की है, 1946 की। उसके बाद इंडिपेंडेंट हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। इसरो वेल नोन, सब जानते हैं ना इसरो को, अभी चंद्रयान 3 गया है। DARC एटॉमिक रिसर्च सेंटर है मुंबई में, TIFR मुंबई में है फंडामेंटल रिसर्च के लिए। ये सारे इंस्टीट्यूशंस उस समय भी चल रहे थे। IISc बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बट एक लैक था कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री की ज़रूरत है। जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा, किसी भी देश का विकास नहीं हो पाएगा। कमी थी औद्योगिकरण की, क्योंकि देश आज़ाद हो गया था बट खाने को कुछ भी नहीं था। गेहूं था बट गेहूं से मैदा कैसे बनानी है पता ही नहीं है किसी को। तो सीधी कमी थी औद्योगिकरण की। इसके लिए उस समय के लीडर्स ने सोचा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जो रिसर्च भी करे और साथ साथ इंडस्ट्रियल रिसर्च करे, जो डायरेक्ट इंडस्ट्री को जाए और इंडस्ट्री से सीधा लोगों तक पहुँचे। वो CSIR है। हमारी देश में 37 लैब हैं, हर एक स्टेट में एक हमारी लैब है, और हर एक लैब ये देख के बनाई गई है कि उस पर्टिकुलर प्लेस की जोग्राफिकल डेमोग्राफिक कैसा है। जैसे मैं झारखंड में जमशेदपुर में हूँ, जमशेदपुर वेल नोन टाटा नगर, ठीक है, रतन टाटा वाला जो एक सिटी है, तो डैट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर स्टील। ठीक है, हमारी लैब मेटलर्जी की लैब है। मेटलर्जी मतलब
जो भी काम लोहे, पहले लोहा यूज करते थे सब लोग, अभी सब लोग स्टील यूज कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील यूज कर रहे हैं, क्योंकि जंग नहीं लगता है, पेंट नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले तो लोहा था, लोहे से स्टील कहाँ से आई? दैट CSIR गिव्स यू द स्टील। ठीक है, अभी बताता हूँ एक और हमारी लैब बताता हूँ। कश्मीर से शुरू होती हैं, कन्याकुमारी तक लैब है, गुजरात से शुरू होती है, असम तक हमारी लैब है। इसके अलावा हमारे फॉरेन में सेंटर्स हैं बहुत सारे, कोरिया में भी हमारी एक लैब थी, बहुत सारे सेंटर्स हैं। हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और यूपी में बता देता हूँ, सब लोग यूपी के ही हैं। NBRI लैब है लखनऊ में, बोटेनिकल रिसर्च के लिए, जो लोग बोटनी से पढ़ते हैं, बोटेनिकल रिसर्च का ही काम होता है, प्लांट्स का ही। CMAP एक लखनऊ में है, CDRI ड्रग से रिलेटेड, और IITR, ये सब हमारी लैब्स हैं। और CSIR का इसलिए भी बोलूँगा क्योंकि जो वोट देने जाते हैं ना, तो जो इंक लगाता है, वो इंक CSIR नहीं दी है, 1950 में बनाई थी। और उस इंक का पूरे विश्व में कोई सेकंड फुटप्रिंट बोलेंगे, कॉपी प्रिंट बोलेंगे, वैसा कुछ नहीं है। वो इंक CSIR ने बना के और उसको कंपनी को बोल दिया था कि हम तुमको पेटेंट करेंगे, बट हम अपना पेटेंट रिन्यू करेंगे। और आज तक इंडियन गवर्नमेंट 2023 तक उसको रिन्यू करा रही है, 1950 तक कोई नहीं बना सकता उसको पूरे विश्व में। वो CSIR की देन है। दूसरा है जो दूध है ना, पाउडर वाला दूध जिसको बोलते हैं, वो CSIR ने दिया। और एक सहेली एक टैबलेट बनी थी लेडीज़ के लिए, दैट इज़ फॉर अवर CSIR, फीमेल्स के लिए, वो CSIR ने बनाई है। अभी मिशन चल रहा है, लेमन ग्रास का मिशन चल रहा है, अरोमा मिशन चल रहा है। ये जो बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं ना, जो हम लोग भूल चुके हैं, वो मोदी गवर्नमेंट उसको मिशन ला रही है। फिलहाल हम मिशंस पे काम कर रहे हैं। हमको गल्फ कंट्रीज़ जो हैं उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो हमको डीजल पेट्रोल से मुक्ति चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश में नहीं होते हैं, हमको खरीदने पड़ते हैं, टैक्स देना पड़ता है। और उसके बाद वो लोग हमको आँख भी दिखाते हैं कि हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम तुमको तेल नहीं देंगे, मतलब तुम यहाँ से वहाँ भी नहीं जा पाओगे, सबकी बाइकें बंद, पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि सारी की सारी चीज़ें हाइड्रोजन पे चलेंगी। मोदी गवर्नमेंट मिशन चला रही है। अभी सब चीज़ों के मिशन है, कार्बन का मिशन है, हाइड्रोजन का मिशन है, स्टील का मिशन है, स्लैग का मिशन है। गवर्नमेंट मिशन में पैसे देती है, मिशन करो, पर्टिकुलर टाइम में रिजल्ट दो। एंड मोदी गवर्नमेंट ने बोला 2030 तक ये पेट्रोल और डीजल से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कौन आ रहा है बच्चे? शर्माना नहीं है, पूछो फटाफट। शर्माना नहीं है, खुल के पूछो। कुछ भी, कैसा भी क्वेश्चन हो। मैं फिर वो गूगल फॉर्म करूँ क्या? अरे पर्सनल क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो। अरे वाह, वाह, जोरदार तालियां इसके लिए। क्वेश्चन पूछने से पहले इस बच्चे के बारे में बता दूं, ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कक्षा में था, और ये सैनिक नवोदय के बोर्डिंग बैच में पढ़ रहा है। एंड आई एम डैम श्योर ये सिलेक्शन लेके आने वाला है। वाह। और ऊपर हमारे को सम्मानित भी करने वाला है। शौर्य हर जितने भी इवेंट होते हैं सब में अपने मन की बात पूछता है। शौर्य आज खुल के पूछो जो पूछना है। सर आपका आइडल कौन था? आइडल कौन है सर? मेरे पापा, माय फादर इज माय आइडियल। और कुछ नहीं? थैंक यू, बैठ जाइए। अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। साइड आपको मैं एक शब्द बोलूंगा, आपको आंखें बंद करनी है, और जो चीज आपके पहले फ्रेम में आई, मतलब फ्रेम में आई, दिमाग में आई, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है? सो क्लोज योर आईज, एक गेम खेलते हैं। एवरीवन क्लोज। स्लाइड नियरली। यस। कम ऑन। साइंटिस्ट। जवाब दो बेटा। किस किस के दिमाग में क्या है? आप बताओ क्या है आपके दिमाग में? लैब भाई, आपके दिमाग में क्या है प्रिंस? कोट पहना हुआ आदमी। आप बताइए आपके दिमाग में क्या है? सर साइंटिस्ट वर्किंग इन है। एक ही आता है। ओके, और कोई? लक्ष्य, रोमांच, हाँ?
एपीजे अब्दुल कलाम, ओके नाइस। और कोई इधर बताओ बेटा क्या आया? किसी के दिमाग में स्पेस आया? किस किस के दिमाग में स्पेस आया? हाथ खड़े करो। सर मेरा भी क्वेश्चन है आपसे, साइंटिस्ट मतलब स्पेस। अगर मैं अगर स्टूडेंट होता या स्टूडेंट अभी है, वो अगर स्पेस में जाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? कैसे वो स्पेस मिशन करेंगे? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। देखो एज ए CSIR साइंटिस्ट मैं बता दूं कि CSIR 2 ही क्षेत्रों में काम नहीं करती है। एक पहला क्षेत्र है स्पेस, जहाँ पे ना हमारी कोई लैब है ना ही हम उसके रिगार्डिंग कोई काम करते हैं। स्पेस के लिए ओनली वन सेंटर दैट इज इसरो, और एक और है विक्रम साराभाई BSSC करके, ठीक है। दूसरी एक और क्षेत्र है जहाँ हम काम नहीं करते, दैट इज न्यूक्लियर पे BARC काम करता है, और हमारा और उनका और इसरो का कोई कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के सीधे ऑर्डर्स हैं कि स्पेस का कुछ भी होगा इसरो विल बी हैंडल, न्यूक्लियर का होगा BARC विल हैंडल, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल हैंडल। तो स्पेस में जाना है तो द फर्स्ट ऑप्शन इज इसरो। इसरो में अभी शायद 9th या 10th के बच्चों के लिए भी तुरंत निकलते हैं। मेरे कुछ सीनियर्स हैं नवोदय के, एंड दे आर इन ए पार्ट ऑफ चंद्रयान 3, और वो इसरो में ही काम करते हैं, और मेरी उनसे बातें होती रहती हैं, और वो हमारे ज़िले के ही हैं। सबसे अच्छी बात है, मुरादाबाद और बिजनौर ज़िले के ही हैं। तो इसरो की ना वेबसाइट चेक करते रहना, वहाँ पे 9th से लेके 9, 10, 11, 12 तक के बच्चों के लिए ना कोर्सेज और कुछ क्या बोलेंगे कि एग्जाम्स निकलते रहते हैं। दे विल प्रोवाइड यू सर्टिफिकेट वंस यू एफिलिएटेड विद इसरो इन एनी मोड। उसके बाद आपको धीरे धीरे वो जो चीज़ें होती हैं ना, चंद्रयान, स्पेस, वो समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं। फ्यूल्स, प्रोपेलेंट, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो इंजीनियरिंग में होते हैं, मैकेनिकल में मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसे ही आप 1-2 सर्टिफिकेट ले लोगे उनके, देन आपको खुद ही पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम कौन सा कोर्स आ रहा है। और ऐसे होते होते इसरो में सबसे अच्छी वैकेंसी आती है बीटेक के तुरंत बाद, डायरेक्ट साइंटिस्ट B। वो सबसे इजी है, एक बार दोगे तो पता चल जाएगा। इसरो की साइट कंटिन्यू आप लोग देख लेना, जो लोग यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, इसरो की साइट भी देखा करो। और कुछ उसके रिगार्डिंग चाहिए मदद तो हमारे लिंक हैं उधर, यू कैन टेक्स्ट मी, मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या है। और एक और CSIR की मैं बताना चाह रहा हूँ, स्वराज ट्रैक्टर, वो हमारा ही है। स्वराज और सोनालिका दोनों हमारे ही ट्रैक्टर हैं। और बहुत जल्द ही सोनालिका स्वराज एक नए वर्जन में आने वाले हैं, इससे भी एकदम अपग्रेड वर्जन। हमारी CMER दुर्गापुर की लैब है, उसका लुधियाना सेंटर है, वहाँ से ये ट्रैक्टर्स और जितने भी कृषि के उपकरण है वो मोस्टली CSIR के ही हैं। बहुत कुछ दिया हुआ है, एक लंबी लिस्ट है, कभी भी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि CSIR ने बहुत कुछ दिया है, अब आपकी बारी है CSIR को देने की। जैसे हमें बोला जाता है कि तुम्हारी बारी है समाज को देने की, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आपने देखा, क्या समझे आप? CSIR इज नॉट वर्किंग फॉर किन दो चीजों के लिए काम नहीं करना, और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस, एक दूसरे को देखते रहते हैं, पूछो ना। जैसे मैं आपके बिहार पर बेहिचक पूछ रहा हूँ, तो ये लास्ट पार्ट है। वेरी गुड, जोरदार तालियां यश के लिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है, एज एन इंडिविजुअल पर्सन, सर किसी भी गोल के बिना कोई एम अचीव करना मेरे लिए तो शायद आई थिंक पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या बचपन में आपने किस चीज़ से आप मतलब कि किस चीज़ को देख के आपके मन में ये हुआ कि मैं साइंटिस्ट बनूं या क्या बनूं? मैं तो बोला कि मैं साइंटिस्ट बनना ही नहीं चाहता था। अच्छा, ये एक्चुअली लेट आया था स्टूडेंट। अच्छा, लेट आए। हाँ, अच्छा, गोल की अगर आप गोल बनाना चाह रहे हो तो वेल एंड गुड, और आज की ज़रूरत की है, आप बिल्कुल गोल बनाइए, है ना। और उस गोल को पाने के लिए आपके पास आजकल तो यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें हैं, साथ में ये लोग ऑफलाइन लोग भी हैं, और फिर हम लोग यहाँ आए, मतलब हम भी आपसे और इनसे हमेशा तक के लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब भी तुमको कहीं गोल अचीव करने के लिए कुछ फ्लक्चुएशंस, डिस्ट्रैक्शंस आए, तो आप हमको कभी भी याद कर लो, हम अपने गांव से आते जाते रहते हैं, और सर हैं, मेरा नंबर भी ये दे देंगे, कुछ भी है तो रहेगा। लेकिन हाँ, गोल बनाओ और फिर काम करो, वरना आज के ज़माने में नहीं टिक पाओगे अगर गोल नहीं है तो।
ठीक है। सर की जानकारी के लिए बता दो सर, पहला सेमिनार हुआ था हमारा 1 जनवरी 2023 को, और उसमें डीजी ही आए थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ एमएसएमई डॉक्टर ऋषिराज सिंह। आपने उसको अप्रिशिएट भी किया था। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट 5 मिनट्स में इस सेशंस को ऐड करने वाले हैं। सेक्शन बी को समाप्त करते हैं। आप सब लोग ऐसे ही सीखते रहिए। सेशंस का मोटिव है कि आप अपनी अर्ली एज में अपनी डायरेक्शन सेट करें, अपने गोल सेट करें, और हमारे एक्सपर्ट्स आपको उस को अचीव करने के लिए अपना भरसक प्रयास दें। तो सेक्शंस को एंड करने के मेरे एक हमेशा 4 लाइनें होती हैं। क्या है, आप सब लोगों को दोहरानी है मेरे साथ। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे सारा आसमान बाकी है। जोरदार तालियां आज की इस शानदार कार्यक्रम के लिए। Now I am inviting again डॉक्टर निखिल सर के लिए सेक्शन सी की शुरुआत करेंगे, पीएम सर, जिसमें सर साइंटिस्ट कैसे बने वो आपको मॉडिफाई करना है कि पहले ये करनी है, फिर ये करना है, इस तरीके से करना है। तो आप सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं एंड देन सेक्शन विल बी ओवर। फिर हमारी एक छोटी सी फैसिलिटेशन सेरेमनी है, जो बच्चे सम्मानित होने हैं वो होगी। तो जोरदार तालियां पीएम सर के लिए। तो तुम लोग झूठ बहुत बोलते हो, नहीं बोलते हो? सावन चल रहा है, पाप लगेगा, पता है झूठ बोलोगे तो। ठीक है, फिर सच सच बताओ, अभी तक जो 2 सेगमेंट हुए, 3rd सेगमेंट वैसा ही चाहते हो या उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग क्या किया जाए फिर? क्या कह रहे हैं? धमाल? चलो ठीक है, कुछ धमाल जैसा ही करते हैं। जैसा कि रजत सर ने आपको बताया कि सर बताएंगे कैसे वो साइंटिस्ट बने। सर ऑलरेडी अभी फर्स्ट सेगमेंट में अच्छे से बता चुके हैं कि कैसे उन्होंने अपना एकेडमिक्स स्टार्ट किया, उसके बाद बहुत सारे फेजेस से गुजरते हुए वो अपने एक पहले एम को छोड़ने के बाद दूसरे एम पर पहुँचे। तीसरे सेगमेंट को चूँकि इस सेशन में सर ने वो हैंडल कर लिया है ऑलरेडी, तो हम चेंज करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं। और ये इंटरेस्टिंग बातें सर सिर्फ बच्चों के पर्सपेक्टिव से नहीं है, एक्चुअली बच्चों के पेरेंट्स, अभी तक जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे वो बच्चों के थे। अब यहाँ पे बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की जो क्वेरीज़ हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। और इस सेगमेंट को कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि आपके पास 2 ऑप्शन होंगे और आपको उसमें से एक ऑप्शन को चूज़ करना है, और साथ ही साथ बहुत ही कम शब्दों में ये बताना है कि आपने उसको क्यों चूज़ किया और बच्चों को उस ऑप्शन को क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। और सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिन ऑप्शंस से ये बच्चे डेली जूझ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें फंस भी रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहला है कि बच्चों को मोमोज, बर्गर जैसे फास्ट फूड खाने चाहिए या घर का बना हुआ हेल्दी खाना? नहीं खाने चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। और दूसरा है सर कि बच्चों को आजकल एक बहुत नया कल्चर चल रहा है पढ़ने का, ग्रुप स्टडी। तो 2 ऑप्शन है कि बच्चों को ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या लोन स्टडी अकेले पढ़ना चाहिए, और क्यों? लोन स्टडी के साथ ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, व्हेन यू वांट डिस्कस समथिंग। जब तक डिस्कशन का कोई डाउट ना हो तब तक ग्रुप स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से सीखनी है, क्योंकि सर एक ऐसे डेजिग्नेशन पे है कि वो अपने पूरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। देखो कितने अच्छे से बताया कि जब तक आपको कोई डाउट ना हो तब तक ग्रुप स्टडी करने का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। यही आप कहना चाह रहे थे। 3rd है सर हमारे पास क्वेश्चन, आजकल के बच्चे जो हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड इज़ रनिंग टू फास्ट, सो उसमें स्मार्ट गैजेट्स हैं, स्मार्ट वॉच, आईफोन और टैबलेट्स, लैपटॉप, तो बच्चों को इन सब के पीछे जाना चाहिए या स्मार्ट बुक्स के पीछे जाना चाहिए?
ऑब्वियसली स्मार्ट बुक्स के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि पता है जो चीज़ टेक्नोलॉजी इतनी, हम तो साइंटिस्ट हैं, मतलब हमको टेक्नोलॉजी का बुराई तो नहीं, बट मैं ये बोलूँगा कि कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रक्टिव होती जा रही है, क्योंकि आप लोग ना उसको हिसाब से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। इतना तो टेक्नोलॉजी बनाने वाले ने नहीं सोचा था कि कोई यूज़ करेगा। फ़ोन बनाने वाले ने कभी नहीं सोचा था कि ये फ़ोन ऑक्सीजन की तरह हमारे साथ रहेगा, और रह रहा है। इसलिए यूज़ करना है, लेकिन ओवर यूज़ नहीं करना है। मैं खुद से चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कभी हो ना, तो मैं उसको फ़ोन ना दूँ, मैं उसको फ़ोन से दूर ही रखूँ, मैं उसके सामने फ़ोन ही ना यूज़ करूँ कि उसको पता, वही कोरिया वाली बात कि ना पापा ने झूठ बोला, ना बच्चा जानता है कि झूठ कैसे बोलेंगे। तो ना पापा फ़ोन यूज़ करेंगे सामने, ना बच्चे को पता कि फ़ोन भी कुछ होता है। आए, कान पे लगाया, बात की, ऑफिस में यूज़ कर लिया, क्योंकि ना बहुत लोग ना भटक चुके अपने पाथ से जस्ट बिकॉज ऑफ फ़ोन। तो स्मार्ट हैं, स्मार्ट क्लासरूम है, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, है ना, बाइक चला रहे हैं, यहीं फ़ोन आ गया, ऐसे करके सुन लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन ओवर यूज़ के लिए नहीं है। अगर वो आपके लायक है देन यूज़ इट, अगर आपके लायक नहीं है तो ये मत सोचो कि यार मैं भी इसको यूज़ करूँ। नहीं, वो आपके लिए है ही नहीं, इसलिए ओवर यूज़ नहीं करना है, हमेशा यूज़ करना है। और बुक्स जो शिक्षा देंगी ना, वो कोई शिक्षा दे ही नहीं सकता, कि हमारे ज़माने में तो स्मार्ट कुछ भी नहीं होता था, लेकिन हम फिर भी स्मार्ट हैं, और भैया तो हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं। इनके ज़माने में तो हमसे भी बहुत कम स्मार्टनेस थी। एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे अभी आपने बात की कोरिया के बारे में, अभी आपने बताया कि फ़ोन एक लिमिट तक यूज़ करना चाहिए। आज की जनरेशन जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी चीज़ के उन फैक्ट्स को जो हमें अट्रैक्ट करते हैं उनको तो फॉलो कर लेते हैं, बिना ये देखे कि उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं। जैसे बात कोरिया की हुई, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे BTS के फॉलोअर्स हैं, नो डाउट वो फॉलो कर रहे हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि आज सर ने कोरिया के बारे में एक और फैक्ट बताया कि वहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई इस बात को फॉलो करेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। ये सर प्रॉब्लम है, तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है आपके हिसाब से? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये लोग फ्यूचर हैं, इन लोगों को फॉलो करना चाहिए। और इन्होंने एक और बात बोली, पंक्चुअलिटी, टाइम को लेके। वो कोरियन से मेरी दोस्ती इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि मैं 15 मिनट लेट गया था 10 मिनट की जगह। मैं चाहता हूँ कि चलो झूठ तो छूटते छूटते ही छूटेगा, लेकिन पंक्चुअलिटी तो आज से भी हो सकती है। इवन अपने पापा को भी बोलो कि अगर आपने 10 मिनट में ऑफिस से घर आने के लिए बोला तो आप 10 में आइए ना, आप 15 में क्यों आ रहे हैं। 1-2 दिन बात मत करो, उनको भी लगेगा कि यार कोई तो है जो मेरा बच्चा ही रूठ रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो टाइमली आएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को हम एक पंक्चुअलिटी दे पाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। तो सर 4th राउंड ऑफ ऑप्शंस है हमारे पास। बहुत सारे बच्चे गेम की तरफ जाना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ऑनलाइन गेमिंग का और एक ऑप्शन है एक्चुअल स्पोर्ट्स, आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स। तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है? सारे बच्चों की समझ में आ रहा है? वेरी गुड। और सर लास्ट राउंड ऑफ ऑप्शंस है जो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ से और लाइफ में जो हम एम डिसाइड करते हैं उनको अचीव करने तक के प्रोसेस से रिलेट करता है कि शॉर्टकट्स को फॉलो करना चाहिए या रेगुलर पाथ को। देखो, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, क्योंकि जो आज का युग है ना वो ऐसा है कि जो लॉन्ग पाथ से जा रहा है ना वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा, बट मे बी हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। और एक होता है स्मार्ट रूट, ऐसे करके निकले और पहुंच गए, डेस्टिनेशन इज सेम, सबको वहीं जाना है ना। बट जहां हमको लग रहा है कि नहीं यार ये वाला टाइम कंज्यूमिंग है और आई एम कैपेबल टू फॉलो शॉर्ट रूट, अगर लग रहा है देन ओनली चूज शॉर्ट रूट। अगर नहीं लग रहा है तो ब्लाइंडली किसी को देख के शॉर्ट रूट फॉलो नहीं करो, क्योंकि तुम कहाँ जाके गिरोगे तुमको खुद समझ नहीं आएगा। तो कई बार होता है कि आप शॉर्टकट्स को फॉलो करते हैं, बट आपको नहीं पता कि ये शॉर्टकट आगे जाके एक बंद रास्ता बन जाएगा, वहाँ से वापस आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा और आप अपनी सक्सेस को पाने में देर कर जाएंगे। तो शॉर्टकट्स तभी फॉलो करने हैं जब आपके पास कंफर्मेशन हो और आपको पता है कि कहाँ से कैसे पहुँचना है। सीखने को मिला इस 3rd सेगमेंट से कंफर्म। अब आज के बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन को समाप्त करने की तरफ ले चलते हैं, और जैसे कि हम हर सेशन में करते हैं, हमारे चीफ गेस्ट को
सम्मानित करना और उनके द्वारा हमारे जो प्यारे बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं समय समय पर, उनको सम्मानित करना। तो मैं चाहूँगा कि रजत सर आएँ और वो उन सारे बच्चों को 1 बाय 1 बुलाएं और सर के हाथों से और हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं उनके द्वारा सम्मानित करें। रजत सर।